हेलो चिल्ड्रन, आज हम व्याकरण के अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद नामक अध्याय को पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय को हमारे पाठ्यक्रम में इसी वर्ष जोड़ा गया है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसे जानने से पूर्व आवश्यक है कि हम ये जानें कि वाक्य क्या है। अपनी पिछली कक्षाओं में भी आपने वाक्य के बारे में पढ़ा है, परंतु क्योंकि हम वाक्य के भेदों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो आवश्यक है कि हम संक्षेप में वाक्य के बारे में भी समझें। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह, यहाँ पर सार्थक शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जो शब्द अर्थ के साथ अपने अर्थ को प्रकट करते हों वही सार्थक समूह का रूप ले सकते हैं। तो वाक्य निर्माण के समय अत्यंत आवश्यक है कि उसका अर्थ प्रकट होता हो। सार्थक वाक्य वही है जो अपने अर्थ को प्रकट करता हो। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के, श्रोता या अर्थात सुनने वाला, और वक्ता जो बोलता है, तो जो बोलने वाला है उसकी बात सुनने वाले को समझ में आए, तभी वो एक सार्थक वाक्य होता है। और जो वाक्य होता है वो हमेशा व्याकरणिक नियमों में बंधकर सार्थक रूप प्राप्त करता है। तो सार्थक वाक्य वही है जो अपने अर्थ को प्रकट करें। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, सत्य की विजय होती है। अगर इसे हम समझें कि सार्थक वाक्य कैसे क्या, तो उसका उदाहरण आप यहाँ पे देखिए। जो उदाहरण है कि सत्य की विजय होती है, ये एक सार्थक वाक्य है और इससे प्रकट होता है कि अर्थ इसका ये निकलेगा कि सत्य की हमेशा सच्चाई की जीत होती है। परंतु जो दूसरा वाक्य आप देख रहे हैं, सत्य होती है कि विजय, शब्द सारे वही हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं अगर हम ऐसे देखें तो। परंतु सार्थक शब्दों का क्या महत्व है और उसका उचित क्रम में होना कितना आवश्यक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी शब्द वही हैं पर इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह वाक्य जो है वो गलत होगा, यह सार्थक वाक्य नहीं कहलाएगा। अतः आवश्यक है कि जब वाक्य का निर्माण किया जाए तो वह सार्थक रूप में ही हो। अब हम बढ़ते हैं उस ओर। हमारे अध्याय का जो नाम है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उसे पढ़ते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयवाचक, छठा संकेतवाचक, सातवां इच्छावाचक और आठवां संदेहवाचक। अर्थात अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो आपको परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि उनके भेदों के नाम लिखो, या अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आपको ये जानना, समझना, याद रखना आवश्यक है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो अब हम उन भेदों के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो इसका सबसे पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, यानी कोई काम हो रहा है या किया गया है, उसकी सूचना जो देता है वो विधानवाचक वाक्य होता है। साथ ही साथ किसी के अस्तित्व के बारे में भी जो बताता है वो होता है विधानवाचक वाक्य। अस्तित्व के बारे में कैसे? जैसे नेहरू जी महान नेता थे, तो इनके अस्तित्व के बारे में बताया गया कि वो एक महान नेता थे। माँ ने खाना बनाया था, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, एक सामान्य सूचना दी जा रही है कि माँ ने खाना बनाया था। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बाजार जाऊँगा, ये जो तीनों उदाहरण हैं, ये एक सामान्य सूचना इनसे मिल रही है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, या मैं बाजार जाऊँगा, या माँ ने खाना बनाया था। तो जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सूचना दी जाए वो होते हैं विधानवाचक वाक्य। इसके बाद आता है निषेधवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध, इसके नाम से ही प्रकट होता है निषेध अर्थात नहीं, तो ये बोध हो कि ये काम नहीं हुआ, नहीं होगा या नहीं होने वाला है, तो वो निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर नहीं शब्द जो है वो नकारात्मक वाक्य का द्योतक है, तो ये बता रहा है कि ये नकारात्मक वाक्य है। उसके बाद आता है आज्ञावाचक।
इसके नाम से भी प्रकट होता है, क्योंकि हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि आज्ञावाचक, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, तो जो बताता है कि इसमें आज्ञा दी जा रही हो, जो बताता है कि अनुमति देने का जो वाक्य बोध कराए, वो होता है आज्ञावाचक वाक्य। जैसे उदाहरण दिया गया है, आप चुप रहिए, तो यहाँ पे उस आज्ञा दी जा रही है कि आपको चुप रहना है, यहाँ से चले जाइए, ये भी एक आज्ञा दी जा रही है। तो आज्ञावाचक, जो आज्ञा देने का बोध कराता हो, उसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। और वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, बोध कराने वाला। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए या किसी से बात पूछने के लिए कोई प्रश्न किया जा रहा है या कोई बात पूछी जा रही है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य को समझना बहुत ही सरल हो जाता है, जिसमें भी प्रश्न सूचक चिन्ह लगे होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आप देख सकते हैं इसमें पूछा जाता है, जैसे क्या वह रोज सैर करता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप कहाँ रहते हैं, वह आपका मित्र कहाँ रहता है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें हमें आसानी से पता चल जाता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य ही होगा। अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है, जिसमें वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद, अर्थात उसके मन में जो भाव है, वो सामने वाले को जो आशीर्वाद देना चाहता है या सामने वाले से जो उम्मीद रखता है, वह अपनी इच्छा जो प्रकट करता है, ये जो इससे संबंधित जो वाक्य होते हैं वो आते हैं इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत। आप उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण है, ईश्वर तुम्हें चिरायु प्रदान करें, तो यहाँ पे भी आशीर्वाद दिया गया है, वो मन की इच्छा है कि वो आशीर्वाद दे रहा है। दूसरा है नव वर्ष मंगलमय हो, जैसे हम किसी के जन्मदिन की शुभकामना देते हैं और किसी कोई भी शुभकामना देते हैं, तो वो जो शुभकामना होती है वो हमारे मन की इच्छा को प्रकट करती है और वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अगला है संदेहवाचक। इसके नाम से भी प्रकट हो रहा है, क्योंकि हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनके नाम से ही प्रकट हो जाता है। संदेह मतलब जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाउट, जहां कोई संदेह हो कि ये काम होगा या नहीं होगा, मतलब नैया जो है वो मझधार में जब अटकी हो, तो वहां पर होता है संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें संभावना होने की भी हो, नहीं होने की भी हो, तो वे वाक्य संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे शायद मैं बाहर चला जाऊं, यहाँ हो सकता है वो बाहर जाएगा भी, नहीं भी जाएगा। तो अन्य उदाहरण भी आप दे सकते हैं, जैसे शायद आज बारिश हो, तो बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जहां पर संदेह की भावना हो, ऐसे वाक्य जो बोध कराएं कि यहाँ पर संदेह है, वो आते हैं संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत। अगला है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक वाक्य वो होता है जो हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव को व्यक्त करता हो, यानी मन में जो खुशी की भावना हो, दुख की भावना हो, घृणा की भावना हो, इन भावनाओं को व्यक्त करने वाला वाक्य विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। मतलब जो भी ऐसे वाक्य हैं जो इन भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब आप उदाहरण में देख सकते हैं कि पहला उदाहरण जो है वो खुशी का द्योतक है, यहाँ पे खुशी की भावना प्रकट की जा रही है। दूसरा है उसमें घृणा की भावना प्रकट की जा रही है, और तीसरे में डर की भावना प्रकट की जा रही है। तो ये जो भाव प्रकट करते हैं वे होते हैं विस्मयवाचक वाक्य। अगला है संकेतवाचक। इसके भी नाम से प्रकट हो रहा है। संकेतवाचक, जो संकेत की तरफ इशारा करे किसी बात की तरफ, वो होता है संकेतवाचक, संकेत को बताता है। तो जिन वाक्यों में क्या होता है कि एक क्रिया जो होती है, अर्थात पहली क्रिया हो या दूसरी क्रिया हो, एक दूसरे पर निर्भर होती है, वहां पे संकेतवाचक वाक्य होता है। संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इसका उदाहरण आप देखिए, पहला ही उदाहरण है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अर्थात वर्षा पर ही निर्भर कर रहा है फसल का अच्छा होना। तो जब पहली क्रिया होती अर्थात वर्षा, तभी फसल अच्छी होती। तो यहाँ पर दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर, ये जो फसल होने की क्रिया है वो, अगर फसल तभी अच्छी हो पाती जब वर्षा होती। यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। फिलहाल तो हम कहीं भी नहीं जा सकते, परंतु हम उदाहरण की तरफ देखते हैं कि अगर छुट्टियां होंगी, छुट्टी होगी तभी कहीं घूमने को मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब वाक्य परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य को परिवर्तित कीजिए, तो आपको समझना होगा कि हम एक ही वाक्य को किस प्रकार
अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उन अलग अलग भेदों के अनुरूप बदल सकते हैं। इसके लिए आप उदाहरण देख सकते हैं। पहला उदाहरण है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये एक विधानवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। अब इसे निषेधवाचक वाक्य में जब बदलना है, निषेधवाचक वाक्य में बदलेंगे तो होगा पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। अब अगर हम इसे प्रश्नवाचक में बदल देंगे तो पूछने की क्रिया हो जाएगी कि क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसको संदेहवाचक में बदल देंगे तो शायद पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। यहाँ पे संदेह जताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से कैसे अलग अलग वाक्य के भेदों के अनुरूप बदला जा सकता है। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको हल करना है। मतलब जो सही विकल्प है उस पर टिक करना है। उसे आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में पहले प्रश्न लिखना है, जैसे तुम यह काम मत करो, यह प्रश्न लिखोगे। फिर जो विकल्प सही है उस सही विकल्प को आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। तो ऐसे कुछ प्रश्न इसमें जो वीडियो में दिए गए हैं इन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद आपको जो आपका दूसरा गृह कार्य है इसमें आपको क्या करना है कि जो वाक्य भेद यहाँ पे दिख रहे हैं इन वाक्य भेदों से संबंधित सभी जो ये सभी वाक्य भेद हैं इनके 5-5 उदाहरण आपको लिखने हैं। 5-5 उदाहरण, जैसे विधानवाचक के 5, आज्ञावाचक के 5, संदेहवाचक के 5, संकेतवाचक के, निषेधवाचक के, इच्छावाचक, विस्मयवाचक के, प्रश्नवाचक के, अर्थात सभी 5-5 वाक्य इन सभी से संबंधित होने चाहिए। और आपसे आग्रह है कि आप इसके लिए गूगल का सहारा ना लें, अपने मस्तिष्क का सहारा लें। इससे क्या फायदा होगा, आपको ये लाभ होगा कि आपके मस्तिष्क में ये जो प्रकार हैं वो उतर जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि विधानवाचक क्या है, आज्ञावाचक क्या है। क्योंकि जब आप वाक्य बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और कुछ ना समझ में आए तो आप वीडियो को पुनः देख के उसे समझ लीजिएगा। धन्यवाद।